नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत देहरादून से। खबर जहां पर राजपुर रोड बनाया गया है, स्पीड ब्रेकर हटा दिया गया है। ये स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा था कि यहां लगातार हादसे हो रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद संज्ञान में लेते हुए गुरुवार की देर रात को इस स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही स्पीड ब्रेकर है जहां पर पिछले कुछ हफ्तों या फिर महीनों में कह लीजिए बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से यहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता, ना ही इसके आगे पीछे किसी तरह से कोई इंडिकेशन बना हुआ है जिससे पता चले कि इतना चौड़ा ये स्पीड ब्रेकर है। और इसी वजह से अब ये स्पीड ब्रेकर यहां से प्रशासन को हटाना पड़ा है। हादसे लगातार हो रहे हैं। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए गुरुवार की देर रात को इस स्पीड ब्रेकर को अब हटा दिया गया है, यानी यहां पर तोड़ दिया गया है और अब यहां पर एक समतल रोड बना दिया जाएगा और उसके बाद हल्का स्पीड ब्रेकर, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, कोई हादसा यहां ना हो। उत्तरकाशी के बड़कोट में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास 7 घरों में 5 दुकानों में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे घर और दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़कोट में रात भर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने घरों से पानी लाकर किसी तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग फिर भी नहीं बुझाई जा सकी। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। एक के बाद एक 4 गैस सिलेंडर फटने से वहां पर दहशत का माहौल बना रहा। सूचना के बाद करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि फायर सर्विस की गाड़ी खराब हो गई थी। आग से एक घर से 5 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। कुछ भी नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं पहुंचे, पानी नहीं उनकी टंकी में, वो भी 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। आग का तो पता नहीं लगा कैसे है। 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए, लगभग 1:45 बजे की बात है। तो हमारा जो वाटर टेंडर है उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि गाड़ी खुले आसमान के नीचे है, टेम्परेचर माइनस चल रहा है, जिस कारण जो हमारे पास जो बैकअप के लिए एक ही गाड़ी थी, जिसलिए हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो गया। और हमने उस सूचना को तुरंत जो है नौगांव और पुरोला फ्लैश किया, वहाँ से गाड़ियाँ मंगाई गई। बागेश्वर में क्षेत्र सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रक यूनियन की हड़ताल 3 दिन से जारी है। ट्रक यूनियन ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस पर पैसे लेने देने का भी आरोप लगाया। ट्रक यूनियन की हड़ताल का असर अब कारोबार पर पड़ने लगा है। भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति बाधित होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूध, सब्जी, दवाइयां और गैस सिलेंडर जैसे आवश्यक सेवाएं हड़ताल से मुक्त रखी गई हैं, लेकिन मांगे पूरी न होने पर उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन से जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हमारे सरकार से अनुरोध है कि हमें सहयोग करें और हमारा साथ दें। हरिद्वार के लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्षेत्र में अवैध खनन का मुद्दा संसद में उठाया। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि माफिया अवैज्ञानिक ढंग से अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे नदियां और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं और बारिश के दिनों में इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। त्रिवेंद्र रावत ने गंगा और सोनाली नदी का नाम लेते हुए कहा कि इससे जुड़े किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए तटों को बांधना बहुत जरूरी है। जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है कि नदियों के कारण और भारी बरसात के कारण, यानी कि जो गंगा जी का उसमें करंट होता है वो बिजली की तरह होता है, कितनी गति उसकी होती है, वो पानी खेतों में चला जाता है। तो गंगा और सोलानी जो नदियां हैं उनसे वहां के किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए इन तटों को बांधना भी बहुत जरूरी है।
बागेश्वर के कांडा के सिमायल गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामीण नाराज है। बीते दिन रोड की कटान के लिए पहुंची मशीन को ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क उनके गांव के नाम पर बन रही है, लेकिन इसका नाम उनके गांव को नहीं मिलेगा, इसका लाभ उनके गांव को नहीं मिलेगा। नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों का काम बंद करा दिया गया और भेदभाव का आरोप अब इन ग्रामीणों ने लगा दिया है। मतलब ये है, हमें इसी मांग है कि मतलब रोड दो ये फिर रोड दो, नहीं तो ये रोड हमारे गधेरे से पार बिल्कुल नहीं जाएगी। हम जाने भी नहीं देंगे और आगे को बढ़ने भी नहीं देंगे। नैनीताल में माल रोड, पंत पार्क और बाजार नो वेंडिंग जोन हो जाएगा और इन क्षेत्रों में बाहरी लोग फड़ दुकानें लगा रहे हैं, जो अब पालिका के लिए एक मुसीबत बन रही है, जिस पर अब प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई। पालिका ने वेंडिंग जोन नियमावली के तहत सत्यापन शुरू कर दिया, जिसमें सिर्फ स्थायी लोगों को ही रेहड़ी पटरी लगाने की अनुमति होगी। बाहरी लोगों को दुकानों का आवंटन नहीं होगा। नैनीताल पालिका ने 3 करोड़ 90 लाख की डीपीआर तैयार की है, जिसमें लकड़ी टाल में वेंडिंग जोन बनाया जाना है। जो लोग सत्यापन करेंगे उन्हीं लोगों का वेंडिंग जोन नियमावली के अनुसार उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और हम पीछे वेंडिंग जोन का निर्माण भी कर रहे हैं। वेंडिंग जोन हमारा 123 सीट वाला 2 मंजिला वेंडिंग जोन बनना है, तो उसके अंदर अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, 123 से ज़्यादा प्राप्त होते हैं या 2 गुना भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको रोटेशन के आधार पर हम व्यवस्था करने वाले हैं कि एक हफ्ता करके सभी लोगों को अवसर प्राप्त हो जाए। देहरादून से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पंचायतों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रंग लाया है ग्राम प्रधान और प्रमुखों का आंदोलन। जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह मिला है अधिकार। अब ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत में प्रमुख ही होंगे प्रशासक। सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। 27 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो चुका था। शासन ने पहले ग्राम पंचायत में एडीओ पंचायत, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम को किया था प्रशासक नियुक्त, लेकिन अब अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रमुख है, यानी कि जो ग्राम प्रधान हैं, उनके आंदोलन के बाद अब ये यथावत स्थिति बरकरार रहेगी। और निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता अब साफ हो गया है। निकायों में ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शहरी विकास विभाग के नोटिफिकेशन जारी किया है। ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण तय नहीं होने के चलते निकाय चुनाव लटके हुए थे, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है। अल्मोड़ा जिले में प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक शिक्षकों की कमी अब कुछ दूर होने वाली है। अब जिला खनन न्यास कोष से जिला प्रशासन ने 246 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जिले में निर्माण कार्य के लिए खनन न्यास में 1% पैसा ठेकेदार से काटा जाता है, जो लाखों में हर साल जमा होता है। इसी पैसे को डीएम आलोक पांडे ने शिक्षा में खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्थानीय लोग 1000 रुपए देंगे। स्कूलों में अभिभावकों से सिर्फ 10 से 20 रुपए लिए जाएंगे। ये व्यवस्था 3 महीने तक की जाएगी। प्रयोग सफल होने पर अप्रैल से विस्तार किया जाएगा। और खनन न्यास से 13,000, 12,000 और 9,000 रुपये और एक स्थानीय लोग देंगे 1,000, तो 15,000 लेक्चर को और 14,000 जो हमारे एलटी ग्रेड को, 9,000 रुपये हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर को मिलेगा। और इस तरह की अवधारणा बनाते हुए हम लोगों ने नियुक्तियों के लिए प्रयास किया है। अब तक 246 अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है और उन्होंने पढ़ाई का कार्य भी शुरू कर दिया है। ऋषिकेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर शहर को तंबाकू फ्री बनाने की कवायद में जुटा है, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भी वेंडर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। साथ ही स्कूल और अस्पताल के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से तंबाकू प्रतिबंधित रहेगा। इन जगहों के आसपास तंबाकू बेचने पर अर्थदंड की कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों के एक्सेस में नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार की सामग्री है, जैसे कि लोग अपनी दुकान में जो है तंबाकू का, सिगरेट का विज्ञापन लगा देते हैं। वो कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, उसमें सारे मानक हैं। दूसरा अगला है विधि उसकी लाइसेंसिंग की। यदि कोई भी होगा वेंडर, यदि वो चाहता है तो उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जो है नगर निगम जारी करेगा।
महाकुंभ की तैयारी देखने शुक्रवार को प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री और गवर्नर को न्योता देकर पूरे उत्तराखंड को महाकुंभ का निमंत्रण दिया। वहीं कुंभ में संतों के स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर जाएंगे। चौदह जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी देखने शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वहीं यूपी सरकार के 2 मंत्रियों ने उत्तराखंड की पूरी जनता को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह को न्योता देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवभूमि की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुंभ में आने के लिए निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों ने बताया कि साल 2019 में 22 करोड़ लोग कुंभ में आए थे, तो इस बार 45 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी की है। ऐसा महाकुंभ जो 2019 में भी हुआ था, उसकी यूनेस्को तक ने मुक्त कंठ से सराहना की थी। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना सुंदर उसका प्रबंधन था। और अभी जो आने वाला कुंभ है, मैं समझती हूँ ये उससे भी भव्य और दिव्य होगा और लगभग 40-45 करोड़ लोग आने की संभावना है। 2025 में वो महाकुंभ प्रयागराज में है और 2027 में आपके प्रदेश में भी महाकुंभ का आयोजन होगा। हमारा ये महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के हमने इसको नाम दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से निमंत्रण को उत्तराखंड में भी स्वीकार किया है, तो हरिद्वार के संत भी प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार हैं। हरिद्वार से पूर्व मंत्री और स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि सभी अखाड़े चाहते हैं देवभूमि से बड़ी संख्या में लोग वहां आएं, तो संतों की सबसे बड़े मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी स्वागत सत्कार किया जाएगा। जब भी कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हो, अगर कुंभ इलाहाबाद में हुआ है तो हर बार वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री गए हैं और जो हमारे हरिद्वार के साधु संत, अखाड़ों के साधु संत हैं, वो भी इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर बुलाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत, महामंडलेश्वर वहाँ पर है, मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँ और उनका अभिनंदन और स्वागत करूँ। महाकुंभ प्रयागराज में है, पर इसमें हर तरफ से सहयोग का पूरा भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं, तो योगी सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों ने आकर महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हरिद्वार में विवादित धर्म संसद आयोजित करने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर धर्म संसद का ऐलान किया है। हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचे नरसिंहानंद गिरी ने साधु संतों के साथ हवन यज्ञ किया और 19, 20 और 21 दिसंबर को जूना अखाड़े में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया। यति नरसिंहानंद ने साधु संतों से धर्म संसद में शामिल होने का आह्वान किया है। अभी तक नरसिंहानंद गाजियाबाद स्थित दासना पीठ पर ही धर्म संसद का आयोजन करने की बात कह रहे थे, लेकिन दिसंबर 2021 में धर्म संसद विवादित रही थी, जिसमें नरसिंहानंद पर हेट स्पीच का आरोप लगा था। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, जहां तक संभव हो सके, सनातनी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए भी आए। गंगा के तट पर ऐसा अभूतपूर्व यज्ञ कभी कभी होता है, यज्ञ में आहुति देने के लिए भी आए और धर्म संसद में भी आए, यथासंभव सहयोग करें। रुड़की के झबरेड़ा इलाके के कृष्णनगर में बीते कई दिनों से जल भराव की समस्या है, जिसको लेकर इलाके के लोग धरने पर बैठे हैं। लोगों का आरोप है कि कृष्णनगर में पिछले 15 सालों से जल भराव की समस्या है। इसके लिए कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात कर शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके इसका कोई समाधान नहीं हो सका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस गली में एक बड़ा स्कूल भी है, जिसमें बच्चों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
नहीं हुआ, प्रशासन अगर नहीं जागा तो ये बिल्कुल ही पूर्ण बहिष्कार है। बोर्ड 20 नंबर गली से 22 नंबर वार्ड 23 नंबर किसी पे भी नहीं। बात ये है कि वो जगह टेंडर हो गया है तो यहाँ निर्माण कार्य दिखाई तो दे हमें। रोड तो उन्होंने पहले भी बनाई थी, जब यहाँ पे चुनाव थे तो थोड़े से एरिया में उन्होंने वो बना दी थी, रोड बना दी थी, लेकिन वो थोड़े दिन बाद फिर पानी भर के रोड टूट गई है। उस रोड को नहीं, वो रोड नहीं चाहिए हमें पहले नाले चाहिए, नालों के बाद रोड चाहिए। और गधी के दूध को न केवल सुपर टॉनिक बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद बताने के बाद बाबा रामदेव के बयान पर आयुर्वेदाचार्यों में बहस छिड़ गई। हालांकि कोई इस पर खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन कोई इसका समर्थन करने को भी तैयार नहीं है। योग गुरु रामदेव ने इसी हफ्ते पतंजलि में आयोजित एक कार्यक्रम में गधी का दूध निकाला और उसे पीकर बताया था कि ये सुपर कॉस्मेटिक टॉनिक है, जिसे पीकर बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद के कई जानकार इस पर एकमत नहीं है। गुरुवार को देहरादून में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में कई आयुर्वेदाचार्य इस मुद्दे पर बात करने से बचते नजर आए। आयुर्वेद के एक्सपर्ट जामनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन डॉक्टर हरिमोहन चंदोला का कहना है कि हो सकता है कि इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का कुछ इफेक्ट हो, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही कहा जा सकता है कि जो गधी का दूध है उसमें इस तरह के गुणकारक प्रभाव बताए गए थे। जब ये HIV पीक पे था तो अनेक प्रकार के बकरी का दूध है वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को देने का शास्त्र में भी जो है वो रिकमेंडेशन है। तो मैं समझता हूँ कि दूध बकरी का हो या दूसरे पशुओं का हो, उस पे साइंटिफिक लाइन पे रिसर्च करके हो सकता है कि ऐसा इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का इफेक्ट सामने आए। एक नहीं कई प्रकार के दूधों का वर्णन किया गया है, जो गधी का है, हाथी का है, सभी चीजों का जो है, बकरी का है, सारी दूधों का वर्णन है। और उनके जो है ज्यादातर ये बताया गया है कि इन चीजों का बहुत फायदा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें एक बार जो है रिसर्च के बाद ही जो है क्लियर कट होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि स्वामी रामदेव ने कोई नई बात नहीं की। इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत से रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसको विस्तार से बताया है। बालकृष्ण के मुताबिक रामदेव ने सिर्फ उसे लोगों के सामने रखा है। तो आजकल इंटरनेट में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, रिसर्च जर्नल में हैं और बहुत सारी जगह पर वो सब उपलब्ध है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी प्राचीन काल से जो हमारा हजारों वर्ष जो पुराना हमारा ग्रंथ है, हमारे निघंटों में उसका वर्णन है। तो कोई नई बात स्वामी जी ने नहीं कही, उस प्राचीन आयुर्वेद को लोगों को सामने रखने का प्रयास किया। रामदेव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गधी के दूध को कॉस्मेटिक सुपर टॉनिक बताने वाले उनके बयान ने उन्हें एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है। रामदेव भले ही आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जिक्र होने की बात कर रहे हों, लेकिन कई आयुर्वेदाचार्य उनकी बात से कन्नी काट रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग ही सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है। अन्य विभाग राजस्व वसूली के मामले में काफी पीछे हैं। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन समिति की मीटिंग ली, जिसमें सभी विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा में कई विभागों की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम पाई गई। डीएम ने सभी विभागों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ पर्यटन का हब तो है ही, यहाँ की संस्कृति भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है। पलायन के मार्ग से खाली हुए गांव को अब पारंपरिक शैली में संवारने की योजना की तैयारी की जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पलायन की मार झेल रहे इन गांवों को रोजगार से जोड़ने की योजना पर नैनीताल में काम शुरू हुआ है। पारंपरिक शैली से बने जर्जर भवनों को नैनीताल पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन संवारने का काम करेगा, तो वहीं इनमें रिवर्स पलायन के साथ रोजगार देने की भी योजना बन रही है। इसके लिए गांव में खाली हो रहे घरों का सर्वे शुरू किया गया। योजना के तहत इन घरों को पुरानी शैली में ही संरक्षण किया जाएगा और इनको होम स्टे से जोड़ा जाएगा। सभी योजनाओं से जोड़कर उनको संरक्षित करवाकर होम स्टे से में पंजीकृत किया जाना और उनको सिंपली लोगों के देखने के लिए जो है संरक्षित किया जाना,
एक हेरिटेज को संरक्षित करने की दिशा में ये एक कार्य योजना बनाई गई है। नैनीताल में पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए गांव में पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत पर्यटकों को पहाड़ी रीति रिवाज, परंपराओं और लोक संस्कृति को जानने का मौका भी मिलेगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर कई चुनौतियां भी हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ी उन्हें दुख तो है, लेकिन रिवर्स पलायन से पहले जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी सुधारनी होगी। जो हमारे खेत हैं, गाँव, जो भाई आदमी ने अपना गांव छोड़ा तो गांव में उसका केवल एक पारंपरिक घर ही घर तोड़ना होगा। घर के संग उसके पास बड़े खेत भी हैं। अब खेत में उसने कहा भाई मैं अपने गांव जाऊं, मेरा मकान सरकार बहुत अच्छा बना देगी, मैं होम स्टे के रूप में रखूंगा। लेकिन उसके संग सरकार को एक पॉलिसी ये भी रखनी चाहिए कि जो वहाँ पर खेत हैं उसके, उसमें जो जानवरों का आतंक है। बहरहाल पिछले कुछ सालों में कई गांव वीरान हो गए हैं और लोग बेहतर जीवन के लिए पलायन कर चुके हैं। ऐसे में इन गांवों में पर्यटन रोजगार की संभावनाओं को बेहतर किया जाएगा तो रिवर्स पलायन की योजना धरातल पर उतर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के चयन और उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार ने कैंप लगाए हैं, लेकिन इन कैंपों की दुर्दशा देखते हुए खिलाड़ी ही परेशान हैं। तो कैसे नेशनल गेम्स में खिलाड़ी मेडल लाएंगे, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स होने हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों पर मेडल लाने की जिम्मेदारी है वो मूलभूत सुविधाओं से दो चार हो रहे हैं। तस्वीरों में आप राजधानी देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज का शूटिंग रेंज देख रहे हैं, जहां न पीने का पानी है और न ही साफ टॉयलेट। वहीं एक तरफ लगातार शूटिंग रेंज का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कैंप में खिलाड़ी नेशनल गेम्स की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन वहां की दिक्कतों से भी परेशान हैं। मैं अभी एक टॉयलेट में घुसा हूँ। आप इस टॉयलेट की स्थिति देखिए कि ये किसी सुलभ शौचालय यानी कि जो बाजारों में भी है उनसे भी बदतर स्थिति इसकी इस टाइम देखने को मिल रही है। आगे हम नहीं जा सकते, इतने गंदे इनके जो सीट्स हो रखी, यहाँ हम दिखा भी नहीं सकते कि क्या कुछ इस स्थिति में ये सीट्स हैं। फीमेल्स के लिए कोई भी वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, कोई सैनिटेशन का कुछ भी नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर जो एक बेसिक नीड होती है आई थिंक वो भी पूरी रेंज पे कहीं पे भी नहीं है। दिक्कतें तो अब एक तो रेंज प्रिपेयर नहीं है पूरी तरह से, और 13 से नेशनल स्टार्ट है। अब थोड़ी दिक्कत है ही ना, मशीनें जैसे नहीं है, वो मशीन भी नहीं है, फिर ये कि चलो स्टार्टिंग के लिए तो अच्छा है। बीते साल नेशनल गेम्स गोवा में हुए थे, जहां उत्तराखंड ने कुल 24 पदक जीते थे और वो 25वें स्थान पर रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है क्योंकि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में ही होने हैं और यहाँ की स्थितियों से भली भांति परिचित रहेंगे। लेकिन ग्राउंड और शूटिंग रेंज तैयार न होने से सवाल उठने लगे हैं। एरिया वैसे तो अच्छा है, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने कैंप लगाया है शूटर्स के लिए या प्लेयर्स के बारे में सोचा है। एंड बट द ओनली ड्रॉबैक राइट नाउ इज कि वी डोंट हैव द जो प्रॉपर एक फैसिलिटी, जो सिस्टम पूरा सिस्टम हमारा होना चाहिए था, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर रेंज हमारी होनी चाहिए थी, विच शुड हैव बीन थॉट फॉर 6 महीने पहले वो प्रोसेस में चीज आ जानी चाहिए थी। जिन होम ग्राउंड और रेंज का फायदा उत्तराखंड के खिलाड़ी उठा सकते थे वो तो अभी तैयार ही नहीं है। ऊपर से कम समय में कैसे इन खिलाड़ियों की तैयारी हो पाएगी। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं मामले में खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि शूटिंग रेंज में कुछ काम चल रहा है। खिलाड़ियों से मुझे कुछ शिकायत नहीं आई है, सभी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोच में सिखा रहे हैं, कोचों को लाइसेंस का कुछ इश्यू नहीं है। इसको लेकर डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। अलग अलग का है, 50 मीटर का है, 25 मीटर का है, 10 मीटर का है। तो तीनों प्रैक्टिस पे हम गए थे और बच्चों की ओर से इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन बच्चे लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कोचेस बेहतरीन प्रैक्टिस उनको करा रहे हैं। उनकी ओर से मेरे को बेशक ये जरूर कहा गया कि हमारे लाइसेंस इश्यूज नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेके जिलाधिकारी देहरादून को दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें से उन्होंने कुछ लाइसेंस उनके स्वीकृत भी कर दिए हैं। शूटिंग रेंज में मैं स्वयं गई थी और निश्चित रूप में
और दिल्ली से खबर है, बीजेपी ने जारी किया है व्हीप। अजय भट्ट दिल्ली पहुंचे, बेटी की शादी के अगले दिन दिल्ली पहुंचे हैं। व्हीप के चलते दिल्ली पहुंचे। कल थी अजय भट्ट की बेटी की शादी, लेकिन अब व्हीप जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने ये व्हीप जारी किया। अजय भट्ट अब दिल्ली पहुंच गए हैं। बेटी की शादी के तुरंत बाद ही उन्हें दिल्ली पहुंचना पड़ा है। तो दिल्ली से, नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट, और बीजेपी की व्हीप जारी करने के चलते बेटी की शादी के ठीक दूसरे दिन ही अब दिल्ली पहुंच गए हैं अजय भट्ट। तो व्हीप जारी किया गया है। वैसे आज संविधान पर चर्चा होनी है, शायद इसी को लेकर ये व्हीप जारी किया गया हो। और आज बताया जा रहा है कि अजय भट्ट जो नैनीताल से सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचे। कल ही उनकी बेटी की शादी थी और आज उन्हें व्हीप जारी होने के चलते, क्योंकि सभी सांसदों को पहुंचना होता है संसद, और व्हीप जारी करने के बाद बीजेपी ने व्हीप जारी की है। अब सभी सांसद पहुंच रहे हैं। कल बेटी की शादी थी अजय भट्ट की और आज उन्हें दिल्ली पहुंचना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से व्हीप जारी हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं अब अजय भट्ट। तो बीजेपी ने जारी किया है व्हीप। आज संविधान पर चर्चा होनी है और उससे पहले बीजेपी ने व्हीप जारी किया। और बताया जा रहा है कि जो नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट, कल उनकी लड़की की शादी थी, लेकिन आज व्हीप जारी होने के बाद उन्हें दिल्ली पहुंचना पड़ा है और दिल्ली में आज संसद की कार्यवाही में वो शामिल होंगे। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।